नावल चाहत के रंग। राइटर दुर्र समन सलीम। असफी, मैं सख्त बोर हो रही हूँ। वो उसकी कुर्सी की पुश्त पर अपनी दोनों हथेलियां जमाकर बेजारी से बोली। कंप्यूटर के कीबोर्ड पे तेजी से उंगलियां चलाते हुए असफन न्याजी की। लम्हा भर को हरकत थमी। कोई मैगजीन पढ़ लो, उसने झट से मशवरा देकर अपने काम को जारी रखा। मूड नहीं है ना? जोनाइशा ने निरूठे लहजे में कहा। तो यार मुनज़्ज़ा से बहस ही कर डालो कि जूलिया रॉबर्ट ज्यादा स्मार्ट है या डेमी मूर, माइकल जैक्सन अच्छा गाता है या जिकी मार्टिन, मैडोना खूबसूरत है या ब्रिटनी स्पाइस, मुस्कुराते हुए पोबी कैट्स के 30 दांत नजर आते हैं या 34। वो अपनी मुस्कुराहट दबाए खासी सूरत से बोले जा रहा था। बी सीरियस असफी। जोनाइशा ने झिंझलाकर असफन के हाथ पे अपना नाजुक सा हाथ मारा तो वो सब कुछ छोड़कर उसकी जानिब पलटा और अपनी जानदार मुस्कुराहट समेत उसके डार्क ब्राउन आंखों में झांकता हुआ धीरे से बोला। सीरियस ही तो हूँ, इसीलिए तो तुम्हें अपनाने का फैसला किया है। एक दिलनशी सा रंग जुनाइशा के चेहरे पर ठहरा। दफतन वो उसकी गहरी निगाहों से खाइफ होकर बोली। असफी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बोर हो रही हूँ, तो यार मेरे मुफीद मशवरे पे अमल करो ना। उसने दोबारा मॉनिटर की स्क्रीन पे निगाहें जमाते हुए कहा। ठीक है, पुप्पो को मार्केट से आने दो, ऐसी शिकायत करूंगी कि याद करोगे। जुनाइशा ने कड़े तेवरों से धमकी दी तो वह वाकई ठठक गया। दिस इज नॉट फेयर जुना। बोर तुम हो रही हो, इसमें मुझ गरीब का क्या कसूर है? वो खासी बेचारगी से बोला। बिल्कुल है तुम्हारा कसूर। उसने मजा लेकर असफंद की बात को दोहराया तो वह एक सर्द आह भरकर खासी बेसाख्तगी से गोया हुआ। हाँ, कसूर तो वाकई मेरा ही है कि मामा के कहने में आकर तुम जैसी पटाखा लड़की से मंगनी करवा ली। क्या कहा असफन के बच्चे? जुनाइशा ने आंखें फैलाकर एक अदद धमोका उसकी पुश्त पर रसीद किया। उफ जालिम हसीना, अभी से मेरा ये हाल है और बाद में तो। असफी, क्या जोर से लगा है? वह सूरत से घूमकर उसके सामने खड़ी मुतफक्किराना लहजे में इस्तफसार कर रही थी। हाँ, बहुत जोर से लगा है और वो भी सीधा दिल पे। असफन के लहजे में शरारत थी। अच्छा, अब उठो ना, मुझे कहीं बाहर लेकर चलो। उसने मुस्कुराते हुए दोबारा याद दिलाया। मगर कहाँ? कहीं भी। मगर मेरा अभी जहन्नुम में जाने का कतई मूड नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसे टालने की कोशिश की। असफी, मैं सचमुच तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी फूफो से। ओके यार, उठ रहा हूँ। तुम अपनी धमकियों से भरी पटारी तो बंद करो। असफन ने कंप्यूटर ऑफ करते हुए कहा और वॉशरूम में चेहरे पे पानी के छींटे मारने के बाद बाहर आया तो वो उसके बेड पे बिखरे हुए कपड़ों को खासी नागवारी से देख रही थी। असफी, तुम्हारा कमरा कितना बेतरतीब हो रहा है, तो तुम तरतीब दे दो ना। आखिर एक ना एक दिन तो ये सब कुछ तुम्हें करना ही है। वो तौलिए से मुंह साफ करते हुए मुस्कुराया। मिस्टर असफर न्याजी, किसी भूल में मत रहिएगा। मुझे इन फटीचर कामों से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने अपने शैगी कट बालों को झटका दिया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस जुनाइशा एहसान, ये फटीचर काम यहाँ की औरत के केयरिंग रवैयों का इजहार होते हैं। असफर ने यहाँ की औरत पे जोर दिया। मगर तुम मुझे यहाँ की औरतों में शुमार मत करो। जुनाइशा अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई थी। माना कि तुम्हारी परवरिश पाकिस्तान में नहीं हुई, मगर तुम्हें आबाद तो यही होना है ना। वो तौलिया कुर्सी पे फेंक कर ड्रेसिंग के सामने आ खड़ा हुआ और बालों में ब्रश करने लगा। वो तो ठीक है असफी, मगर मेरी इन बखेड़ों में दिलचस्पी सिफर है। जुनाइशा ने एक बार फिर अपनी बात पे जोर दिया। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा माय डियर। वो होले से मुंह में बुड़बुड़ाया। एनीवे, तुम तैयार हो तो चले। असफर ने अपना वॉलेट जीन्स की पिछली पॉकेट में डाला और कीचेन, मोबाइल और सन ग्लासेस उठाकर ब्लैक जीन्स और डार्क पर्पल शर्ट में मलबूस जुनाइशा एहसान को देखा। हाँ चलो। उसने अपने बालों को दोनों हाथों की उंगलियों से सेट करने के बाद असफर न्याजी के साथ कदम बढ़ा दिए। एहसान वहीद बरसों से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में सफारती ओहदा संभाले हुए थे। उनके नाजो नाम में पली बढ़ी हुई अकलौती बेटी जुनाइशा अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आजकल पाकिस्तान अपनी फुफ्फो नसीम न्याजी के पास आई हुई थी। नसीम बेगम के शोहर की वफात के बाद सारा बिजनेस असफर ने ही संभाल रखा था। असफंद और उससे छोटी मुनज़्ज़ा नसीम बेगम की कुल कायनात थी। गुज़िश्ता बरस से दोनों खानदानों की बाहमी रजामंदी से जुनाइशा और असफंद की मंगनी हो गई थी। हालांकि दोनों के रहन सहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, मगर यह भी उनकी मोहब्बत में रुकावट नहीं बन सका। अस्सलाम वालेकुम नानो। असफल लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो नानो को तस्बीह पढ़ते हुए पाया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उन्होंने मोहब्बत पाश नज़रों से नवासे को देखकर दुआ दी।
तो वो मुस्कुराता हुआ ब्रीफकेस कुर्सी पर रखकर उनके पास ही टिक गया। मगर नानो, खुश रहने की कोई सूरत नजर नहीं आती। असफर ने शाकी नजरों से मैगजीन पढ़ती हुई जुनाइशा को देखा। असफी, मैं सुन रही हूँ। जोना ने मैगजीन से निगाहें हटाते हुए उसे खशमनाक नजरों से घूरा। सुनने से कुछ नहीं होता, मुझे एक कप चाय बना कर दो। उसने धौंस भरे लहजे में हुक्म सादर किया। तो नोट्स बनाती हुई मुनज्जा भी धीरे से मुस्कुराई। असफी, तुम जानते तो हो कि मुझे चाय वाय नहीं बनानी आती। जोना की झंझलाहट अरूज पे थी। तो आखिर कब आएगी तुम्हें चाय बनानी? गुसीले लहजे में इस्तफसार किया गया। पता नहीं, जुनाइशा ने मैगजीन की वर्क गर्दानी करते हुए लापरवाही से जवाब दिया। जोना, कम ऑन यार, आज ट्राई करो। असफर ने अपने कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ाकर खासी नरमी से कहा था, जबकि नानो खामोशी से दोनों की तकरार को बगौर सुन रही थी। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ सकी कि इतने ढेर सारे नौकरों के होते हुए भी यहाँ की औरतों को किचन के तमाम बखेड़े खुद हैंडल करना पड़ते हैं। बस वही तुम जैसे मर्दों के पुराने ख्यालात कि किचन घर की औरत ही संभाले। उसके चेहरे के बिगड़ते जावियों को नजरअंदाज किए तेज लहजे में बोल रही थी। असफी भाई, आप चेंज करें, मैं चाय बनाकर आपके कमरे में लाती हूँ। मुनज़्ज़ा ने जोना की नागवारी भांप कर अपने नोट्स इकट्ठे करते हुए झट से कहा, तो असफर ने तीखी नजरों से जुनाइशा को देखा और कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ा दिए। आज असफर को पहली बार एहसास हुआ था कि औरत का खूबसूरत होना अहम नहीं होता, बल्कि उसका अहम होना ही खूबसूरत होता है। और औरत को अहम और खूबसूरत उसके केयरिंग रवैये बनाते हैं। बेटी, मकान और घर में बहुत फर्क होता है। ईंटों से बने हुए मकान को औरत ही अपनी मोहब्बत और तवज्जो से घर के रूप में ढालती है। और जुनाइशा बेटी, एक मकान को घर बनाने के लिए औरत को थोड़ी बहुत कुर्बानी भी देनी पड़ती है। और बेटी, ये जिम्मेदारियां और ये कुर्बानियां तो मोहब्बत का इजहार होती हैं, खुद से वाबस्ता रिश्तों से। और जब ये इजहार औरत की पहचान बन जाए तो मकान खुद ब खुद घर बन जाता है। अब तुम भी घर गृहस्थी में दिलचस्पी लो। मंगनी हो चुकी है तुम्हारी, मगर अब तक तुम्हें अंडा भी फ्राई करना ना आया। जुनाइशा बेटी, ये जिम्मेदारी बोझ नहीं होती। शोहर और उससे वाबस्ता रिश्तों से चाहत का इजहार होती हैं। और इन चाहतों के रंग फीके पड़ जाएं तो जिंदगी के सारे रंग मंजर धुंधला जाते हैं। उफ दादो, आपकी ये मुश्किल बातें मेरी समझ से बाहर हैं। जुनाइशा उकताए हुए लहजे में नाखून फाइल करते हुए बोली। ए बेटी, यही तो मुश्किल है कि काम की सारी बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। नौरीन और एहसान ने तुम्हें कुछ समझाया होता तो समझ में आता ना। वो खासे उकताए हुए लहजे में बोली और मगरिब की नमाज की अदायगी में मसरूफ हो गई। कल से उसका मूड खराब था। जुनाइशा से उसने बात तक नहीं की थी। आसफी, तुम नाराज हो मुझसे? वो उसके कमरे में सर झुकाए खड़ी थी। क्या तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह है? उसका तुर्श तल्ख लहजा जोना को तड़पा गया। परवाह है आसफी, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। वो रूहान से लहजे में बोलती हुई उसकी करीबी कुर्सी पर टिक गई। जुनाइशा, जिस मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ हुस्न से हो वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। और मैं तुम्हें मुकम्मल देखना चाहता हूँ, तुम्हारे केयरिंग रवैयों को महसूस करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? वो ठहरे ठहरे से लहजे में बोल रहा था। असफी, अभी मुझे कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आई प्रॉमिस मैं सब कुछ सीख लूंगी। मगर कब? इतनी जल्दी नहीं। लेकिन तुम अपना मूड ठीक करो। कल से तुम्हारा ये गुब्बारा नुमा चेहरा देख देख कर मुझे रात नींद भी नहीं आ सकी। वो नरूठे से लहजे में बोली। तो वो भी इस्बात में सर हिलाता हुआ मुस्कुरा दिया। डाइनिंग टेबल पे सब उसका इंतजार कर रहे थे। उसने जल्दी से रिस्ट वॉच बांधने के बाद आईने में अपना आखिरी बार जायजा लिया और ब्रीफकेस उठाकर कमरे से बाहर निकल आया। सॉरी गाइस, आज मैं नाश्ते में आपका साथ नहीं दे सका। उसने खड़े खड़े चाय के घूंट भरे। अरे बेटा, ऐसी भी क्या जल्दी है? बैठकर नाश्ता तो कर लो। नसीम बेगम ने तंबीह की। माय स्वीट मामा, आज मेरी मीटिंग है और मैं आधा घंटा लेट हो चुका हूँ। असफर ने दोबारा रिस्ट वॉच देखी। भाई प्लीज आज मुझे ड्रॉप कर दे, मेरी गाड़ी गैराज में खड़ी है। सॉरी माय डियर सिस्टर, आज तो वाकई टाइम नहीं है और तुमने गाड़ी ड्राइवर से कहकर ही मंगवा ली होती। वो उल्टा मुनज़्ज़ा पे बरस पड़ा। कैसे मंगवाती, कल संडे है और मैकेनिक ने संडे का दिन दे रखा है। मुनज़्ज़ा की परेशानी दीदनी थी। तो फिर अपनी किसी फ्रेंड से राब्ता करो, वो तुम्हें पिक करे। असफर ने चाय का आखिरी घूंट भरकर गोया उसका मसला हल किया। ठीक है, मैं ईशा से राब्ता करती हूँ। वो तो वैसे भी लेट पहुंचती है। मुनज़्ज़ा टिश्यू से हाथ साफ करके कुर्सी धकेल कर टेलीफोन की जाने बढ़ाई। ओके मामा नानो एंड जंगली बिल्ली। उसने जुनाइशा को मुस्कुराते हुए देखा। मुझे ऑफिस से देर हो रही है। वो जाने के लिए पलटा तो जैसे नानो को कुछ याद आ गया। ए हसवंत बेटा, जरा यहाँ आओ। जी नानो।
वो सआदत मंदी से दोबारा उनकी जानिब चला आया। तुम्हारे नाना अब्बा की जो बहन थी ना, उन्होंने कहना शुरू किया। थी तो, लेकिन उन्हें फौत हुए भी 9 साल 3 महीने और 8 दिन हो चुके हैं। असफर ने दरमियान में टांग अड़ाई तो वह झंझला गई। ए असफी, ये मजाक छोड़ो और मेरी बात सुनो। तुम्हारे नाना अब्बा की बहन की नंद की बेटी खुशाब से आ रही है यहाँ लाहौर के किसी अंग्रेजी कॉलेज में। दाखिला लेना चाहती है, रहाइश का मसला था। मैंने कहा भला ये भी कोई मसला है? यहाँ अपने घर में कौन सी जगह की कमी है? बेचारी पड़ी रहेगी किसी कमरे में। क्या जरूरत है हॉस्टल में रहने की? आखिर कोई जवान जहान है। ए असफी, सुन रहे हो मेरी बात? नानो ने सारी तफसील बताकर जवाब तलब नजरों से उसे देखा। जी नानो, सुन चुका हूँ मगर अब तक समझ नहीं पाया कि नाना अब्बा की बहन की नंद की बेटी की। बस बस यहीं पर रुक जाओ। जुनाइशा ने हंसते हुए असफन को टोका। और हाँ असफी भाई, उस पेंडू अजूबे को दोपहर 2 बजे रेलवे स्टेशन से लाना मत भूलिएगा। मुनज्जा फोन से फारिग होकर दोबारा अपनी कुर्सी पे आ बैठी। नानो, उसका हुलिया तो बता दे, मैं कैसे पहचानूंगा? नूरी नाम है उसका। नानो, नाम से क्या होता है, हुलिया बताएं। अब मुझे क्या पता, छोटी सी थी जब देखा था। अब तो सुना है खूब कद निकाला है उसने। हाय नानो, आप भी सदा की भोली हैं। मुनज्जा ने सर पीट लिया। असफी भाई, आप जरा जहन पे जोर देना कि एक पेंडू लड़की का हुलिया कैसा हो सकता है। मुनज्जा ने झिंझलाकर असफन की जानिब रुख मोड़ा। हाँ, आ रहा है। वो आंखें मीच कर पुरसोच अंदाज में बुड़बुड़ाया। गहरे पीले रंग का सूट, हरा परांदा, लाल जुराबे, गोल्डन शूज और काली चादर। बस हो गया फाइनल। मुनज्जा ने झट से उस पेंडू लड़की का हुलिया ओके किया तो वो भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो लंच से फारिग हुआ तो ऑफिस में लगी। वॉल क्लॉक 2:45 बजा रही थी। उसे जैसे एकदम से याद आ गया। अरे, 2 बजे तो रेलवे स्टेशन जाना है। उसने उजलत में गाड़ी की चाबी उठाई, सनग्लासेस और मोबाइल लेकर बाहर निकला। सिद्दीकी साहब, जरा ऑफिस देख लीजिएगा, मैं घर जा रहा हूँ, उसने मैनेजर साहब के केबिन में जाकर कहा। तपती धूप में रेलवे स्टेशन पे गहरे पीले सूट में मलबूस हरे परांदे और सुर्ख जुराबों वाली लड़की ढूंढते ढूंढते उसका बुरा हाल हो रहा था। नानो, कहाँ फंसा दिया आपने? वो झिंझलाए हुए अपनी निगाहें सरगोदा से आने वाली ट्रेन के मुसाफिरों पे लगाए हुए था। एक्सक्यूज मी, क्या आप असफर न्याजी हैं? अपने अकब से एक शाइस्ता सी आवाज पे असफर ने रुख मोड़ा। स्काई ब्लू सूट में मलबूस नाजुक से सैंडल पहने, सर पे सूट का हमरंग दुपट्टा जमाए और लबों पे धीमी सी मुस्कान सजाए वो बैग था। मैं जाने कौन थी। जी, मेरा नाम असफर न्याजी है, मगर आप? अरे, नानू ने आपको नहीं बताया कि मैं आज लाहौर आ रही हूँ? अब के मुकाबले लड़की ने हैरानगी से उसे देखा। तो आप हैं नाना अब्बा की बहन की नंद की? मेरा मतलब है कि आप ही नूरी हैं। असफर ने बौखलाए लहजे में तस्दीक चाही। अरे, आपको मेरा निकनेम किसने बताया? वो आंखों में हैरत समोए कदरे खुशदिली से बोली। निकनेम? अब के असफर को हैरत का झटका लगा। जी हाँ, दरअसल मेरा नाम नूरुल ऐन है, लेकिन गांव में सब मुझे प्यार से नूरी कहते हैं। हाल ही में सरगोदा के पीएएफ कॉलेज से मैंने इंटर किया है। दरअसल कैंट कॉलेज में दाखिला मेरी जिंदगी का ख्वाब है और इसी ख्वाब की तकमील के लिए मैं लाहौर आई हूँ। वो रिसान से बोल रही थी। इंशाअल्लाह आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा, उसने नूर के मासूम से चेहरे को देखकर सिद्ध के दिल से कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। चले हसमत भाई, एक दोस्ताना सी मुस्कुराहट के साथ वो उसके कदम से कदम मिला रहा था। लाओ ये बैग मुझे पकड़ा दो। असफर ने रुककर हाथ आगे बढ़ाया। तकल्लुफ मत करो, तुम्हारे पास शोल्डर बैग भी तो है। असफर ने उसकी हिचकिचाहट को महसूस करते हुए खुद ही बैग उठा लिया। जब वो दोनों घर में दाखिल हुए तो सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इनसे मिले, ये है मिस नूरुलैन उर्फ नूरी। असफर ने बावाज बुलंद नूर की तरफ इशारा किया। हाय जोना, ये है नूरी। मुनज्जा ने जुनाइशा के कान में बेसाख्ता कहा। वो भी हैरत का बुत बनी उस तीखे नकूश और छरीरे बदन वाली नाजुक सी लड़की को देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम नानो। वो सबसे पहले नानो के पास आई और झुककर उनसे प्यार लेना चाहा। वालेकुम अस्सलाम बेटी, खुश रहो। इतनी सी थी तुम जब तुम्हें देखा था, और अब माशाअल्लाह कैसा खूबसूरत नाक नक्शा पाया है। नानो ने उसे खुद से लिपटाकर उसका माथा चूमा तो वो झींप गई। ये तेरी नसीम खाला है। नानो ने अपने पास बैठी हुई नसीम बेगम की तरफ इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटी, सफ़र में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं खाला। अब्बा ने मुझे ट्रेन में बिठा दिया था और स्टेशन पे असवंत भाई पहले से ही मौजूद थे। उसका धीमा धीमा सा लहजा माहौल में रस घोल रहा था। नूर बेटी, ये मुनज़्ज़ा है, असफन से छोटी, और ये जुनाइशा है, मेरे एहसान की बेटी, और असफन की मंगेतर। आजकल नॉर्वे से यहाँ छुट्टियां
गुजारने आई हुई है। नानू ने खुशदिली से उन दोनों का तारुफ करवाया तो नूर खासे तपाक से उन दोनों से मिली। सुनो, ये बाल तुम्हारे अपने ही हैं ना? मुनज्जा ने उसकी लंबी और भारी स्याह चोटी को बगौर देखते हुए अपनी हैरत को जुबान दी। आई थिंक बाल किसी से भी उधार नहीं लिए जा सकते, नूरुलैन ने मुस्कुराते हुए बेसाख्ता जवाब दिया। तो मुनज्जा खिसिया गई। जूना से हाथ मिलाते हुए वो धीरे से बोली, नाइस टू मीट यू जुनाइशा। जवाब में ना चाहते हुए भी जूना को कहना पड़ा था, टू यू, जबकि नानो उसे दोबारा अपने पास बिठाए गांव की खैर खैरियत पूछने में मसरूफ हो गई। नूर बेटा, मैंने तुम्हारा कमरा सेट करवा दिया है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। मुनज्जा, तुम जरा नूर को उसका कमरा दिखा दो। ओके मामा, चले नूर। मुनज्जा ने नूर को चलने का इशारा किया तो वो भी अपना बैग और शोल्डर बैग लिए उठ खड़ी हुई। असफन की निगाहें अभी तक नूर का ताक़ुब कर रही थी। ए कहाँ हो? जुनाइशा ने होले से उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। नूर के बाल कितने लंबे और खूबसूरत हैं। असफन ने खोए हुए लहजे में उससे राय लेनी चाही। अब इतने भी खूबसूरत नहीं हैं। जूना ने खासे जले हुए लहजे में जवाब दिया। असफन की धीमी मुस्कुराहट ने गोया जलती पे तेल डाला। खैर तो है, तुम बड़े मुतासिर हो रहे हो नूर से। उसका खोजता हुआ लहजा असफन के दिल में ठंडक बनकर उतरा। उसकी शख्सियत से क्या, मैं तो उसके नाम से भी मुतासिर हुआ हूँ। वाह, क्या नाम है नूरुलैन, यानी आंखों की ठंडक। असफन का खोया खोया सा लहजा जुनाइशा के चारों अतराफ खतरे की घंटियां बजा रहा था। जूना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुनज्जा ने कमरे में झांका। बस एक मिनट यार, आ रही हूँ, मेरा स्कार्फ नहीं मिल रहा था। वो रेड शर्ट और ब्लू जीन्स पहने खासे झिंझलाए हुए लहजे में बोली और आईने में अपना तफसीली जायजा लेते हुए दोबारा मुनज्जा से मुखातिब हुई। वो मिस यूनिवर्स तैयार हो चुकी हैं या अभी कोई तैयारी बाकी है? मुनज्जा उसका इशारा समझ चुकी थी। तुम नूर की बात कर रही हो? वो तो कब से तैयार होकर नानो, मामा और असवी भाई से गप्पे लड़ा रही है। नानो और फुफ्फो की बात और थी, मगर नूर का असफन से बेतकल्लुफ होना जुनाइशा को सरतापा सुलगा रहा था। बे शुक्र है खुदा का, तुम्हारी तैयारी तो मुकम्मल हुई। मुनज्जा के साथ जुनाइशा ने जब लिविंग रूम में कदम रखा तो असफन के लहजे में तंज उसे महसूस हुआ था। जोना ने भरपूर नजरों से उसकी बराबर वाली कुर्सी पे बैठी नूर को देखा। मैरून ढीली ढाली कमीज और वाइट चूड़ीदार पजामे में वो अपने घने और लंबे बालों की ढीली सी चोटी बनाए खासी पुरकशिश लग रही थी। असफंद आज बड़े मूड में था। लाहौर का कोना कोना दिखाने के बाद गाड़ी उसने माल रोड की तरफ मोड़ दी। असफी भाई, अब हमें चिकन बर्गर भी खिलाएं। मुनज्जा की फरमाइश पे उसने गाड़ी पार्किंग एरिया की जानिब मोड़ ली। यूं रात 10 बजे उनकी वापसी हुई। वाकई लाहौर लाहौर है, नूरुलैन ने घर में कदम रखते ही अपनी राय दी। थैंक यू असफंद भाई, आपने तो मुझे एक ही दिन में पूरा लाहौर घुमा दिया। वो तशक्कुराना लहजे में गोया हुई। बई शुक्रिया वुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मुझे एक अदद चाय का कप चाहिए। असफर ने फ्लोर कुशन पे बैठते हुए दोस्ताना लहजे में कहा। नो प्रॉब्लम, मैं अभी लाई। वो मुस्कुराते हुए किचन की जाने पलट गई। मुनज्जा यार, नानो और मामा नजर नहीं आ रही। असफर ने मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। नानो सो रही हैं और मामा इशा की नमाज पढ़ रही हैं। मुनज्जा ने अपने बेडरूम की जानिब कदम बढ़ाते हुए असफन को बताया था। सुबह जुनाइशा ने जब किचन में कदम रखा तो नूरुलैन को फुफ्फो के साथ मदद करवाते हुए पाया। नूर बेटा, रहने दो, मैं कर लूंगी। खाला जान, आई स्वेयर मुझे आपकी मदद करवाकर अच्छा लग रहा है। वहाँ खुशाब में भी वीकेंड पे मैं अम्मा को कुछ नहीं करने देती थी। नूर ने फ्राई पैन से ऑमलेट प्लेट में निकालते हुए रिसान से कहा और डाइनिंग टेबल की जानिब रुख मोड़ा तो जूना को खड़े देखकर लम्हा भर को ठटकी और फिर फौरन अपने असली लहजे में कहा, गुड मॉर्निंग जुनाइशा। जवाब में उसने होले से असबात में सर हिलाया। अरे जुनाइशा बेटा, आज जल्दी उठ गई। चूल्हे के पास खड़ी नसीम बेगम ने पलटकर हैरत से उसे देखा तो वो वाकई शर्मिंदा हो गई। जी पुप्पो, आज जल्दी आंख खुल गई। मैं भी कहूँ कि आज मेरी बेटी इतनी जल्दी कैसे उठ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए फ्रिज से मक्खन निकालते हुए कहा। गुड मॉर्निंग गाइस। असफन फ्रेश लहजे में दाखिल हुआ। अरे नूर, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? असफन ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के बर्तन और दीगर लवाजमात सजाती हुई नूर को देखा। असफी भाई, ये भी कोई काम है भला? लेकिन फिर भी तुम हमारी मेहमान हो। वो जुनाइशा को मुसलसल नजरअंदाज करते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ चुका था। मेहमान होने का ये मतलब थोड़ी है कि इंसान अकड़ कर बैठ जाए कि जी हम तो ठहरे मेहमान, लिहाजा हम किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। वो मासूम से अंदाज में बोली तो असफन की खिलखिलाहट जूना को एक आंख ना भाई। अरे जुनाइशा बेटा, तुम अभी तक वहीं खड़ी हो, आओ ना। नसीम बेगम जोना से मुखातिब हुई।
तो वो दिल गिरफ्तार सी छोटे छोटे कदम उठाती उनके बराबर वाली कुर्सी पर टिक गई। मामा मुनज्जा जा चुकी है या अपने कमरे में है? उसने अपने कप में चाय उंडेलते हुए पूछा। मुनज्जा तो कॉलेज जा चुकी है, और तुम्हारी नानो की रात तबीयत कुछ खराब हो गई थी, दवा खाने के बाद सो रही हैं। मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। नसीम बेगम बेटे की जानिब रुख मोड़े बता रही थी। अरे नूर बेटा, आ जाओ अब तुम भी, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बस आ रही हूँ खाला जान, मैं ग्लास रखना भूल गई थी। उसने टेबल पर ग्लास रखे और फिर जुनाइशा के साथ वाली चेयर पर आ बैठी। ब्लैक और वाइट कॉटन के सूट में बड़ा सा हमरंग दुपट्टा शानों पे फैलाए वो खासी फ्रेश लग रही थी। जुनाइशा जानू, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया। ले रही हूँ पुप्पो। वो होले से बोलती हुई फ्लॉसिक से अपने कप में चाय उंडेलने लगी। मामा, सच सच बताएं, आज ऑमलेट बनाते हुए कौन सा नुस्खा आजमाया है? असफर ने दोबारा अपनी प्लेट में ऑमलेट निकालते हुए पूछा। भाई ये तो नूर ही बता सकती है। नसीम बेगम ने खुशदिली से नूर की तरफ इशारा किया। यानी ऑमलेट आज नूर ने बनाया है भाई, वाकई मान गया मैं तुम्हें। असफर ने खुले दिल से सराहा तो जुनाइशा को चाय में भी कड़वाहट महसूस होने लगी। असफन भाई, आज मुझे एडमिशन के लिए जाना है, आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। नूर ने असफन को उठते हुए देखा तो झट से बोली थी। नो प्रॉब्लम, मैं फिलहाल यही हूँ, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ। उसने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए कहा। जुना बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज कुछ चुप चुप सी हो। नसीम बेगम का फिक्रमंदाना लहजा उसकी आंखें भिगो गया। लगता है आपकी चहेती की आज नींद पूरी नहीं हुई। असफन का तमस्कुराना लहजा उसे कुछ कहने से पहले ही खामोश करवा गया था। तुम मत बोलो, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। नसीम बेगम ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहते हुए असफन को टोका। चलिए असफन भाई। वो अपने डॉक्यूमेंट्स लिए फिर से आन मौजूद हुई। ओके मामा, हमें इजाजत दें। उसने झुककर मामा से प्यार लिया। अच्छा बेटा, अल्लाह निगहबान। वो दोनों इकट्ठे बाहर निकले तो जुनाइशा की हालत अजब होने लगी। असफन का उसे इग्नोर करना, बात बे बात तमस्कर उड़ाना, उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। असफन, मैं तुम्हें कभी किसी और का होने नहीं दूंगी, उसने भीगी पलकों समेत अहद किया। शाम को वो ऑफिस से घर पहुंचा तो जुनाइशा पहले ही से उसके कमरे में मौजूद थी। वो उसकी आमद से कतई गाफिल वार्डरोब में तरतीब से कपड़े रखने में मसरूफ थी। यानी तीर निशाने पर लगा है। वो दरवाजे की चौखट में खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे तुम कब आए? वो पलटी तो नजर सीधी असफन पर पड़ी। जब तुमने देखा। वो उसे बगौर देखता हुआ धीरे से मुस्कुराया। मुनज्जा की शलवार कमीज में मलबूस बालों में ढेर सारा तेल डाले वो कितनी मासूम लग रही थी। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? असफर ने बमुश्किल अपनी हैरत को जुबान दी। तुम्हें लड़कियों के लंबे बाल पसंद है ना? बस अब मैं बाल बढ़ा रही हूँ। दफतन असफन को उस पर ढेरों प्यार आया। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? वो पलकों की चिलमन उठाए पूछ रही थी, और असफन बेहोश होते होते बचा। क्या चाय? और तुम क्यों मजाक कर रही हो? बी सीरियस असफी, मैं सचमुच तुमसे पूछ रही हूँ। वो यकीन दिलाने वाले लहजे में बोली। तो वो अपनी हंसी दबाए वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ाते हुए दो टोक लहजे में बोला। थैंक यू मिस जुनाइशा, एहसान, मैं जुशांदा पीने के मूड में नहीं हूँ। जुनाइशा का जी चाहा कि यहीं फूट फूट कर रो दे। रात वो अलार्म लगाकर सोई थी, और जब सुबह सादक के वक्त उसने लाउंज में कदम रखा तो जाए नमाज तह करती हुई नसीम बेगम की हैरत दीदनी थी। खैर तो है ना जूना बेटा, आज इतनी जल्दी उठ गई? बस अब मैं आपके साथ उठा करूंगी और किचन में आपकी हेल्प करवाया करूंगी। जुनाइशा ने मुस्कुराते हुए जायनमाज उनके हाथ से लेकर दोबारा बिछा दी। नसीम बेगम के लिए उसकी ये तब्दीली खासी हैरानकुन थी, क्योंकि वो जब से पाकिस्तान आई थी वो उसे आज पहली बार यूं नमाज पढ़ते हुए देख रही थी। असफन जब तैयार होकर किचन में आया तो अंदर का मंजर ही कुछ और था। नानो, नूरुलैन और मुनज्जा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने में मसरूफ, जबकि जुनाइशा चूल्हे के पास खड़ी ऑमलेट बनाने में मगन थी। अरे आओ ना असफी बेटा, रुक क्यों गए? मामा ने गरम गरम स्लाइस की प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा। इस काया पलट पर हैरान हो रहे हैं ना? मुनज्जा ने मुस्कुराती नजरों से असफन को देखा, जबकि वो कुर्सी धकेलकर खासी संजीदगी से गोया हुआ। बाय द वे, आज सूरज किस तरफ से तलू हुआ था? क्या मतलब है असफी भाई? नूर ने हैरानगी से असफन के स्पार्ट चेहरे पर देखा। भाई, सीधी सी बात है, इन मोहतरमा को तो चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती, और ये ऑमलेट बना रही हैं। जुनाइशा को उसके लहजे का तमस्खुर महसूस हुआ, मगर उसने खामोशी से अपने काम को जारी रखा। ए असफन बेटा, जुनाइशा ने तो तुम्हारे लिए पराठा भी बना रखा है। आपके नानों ने प्लेट में रखा हुआ पराठा उसके आगे रखकर हैरान किया। नानो, ये पराठा है भला? आप इसे पराठा कहकर पराठे की तौहीन मत करें।
मुझे तो ये किसी गुमनाम मुल्क का नक्शा लग रहा है। वो पराठे को आंखों के करीब लाकर बगौर मुआयना कर रहा था। उसकी बेसाख्ता राय पे मुनज़्ज़ा और नूर खिलखिला कर हंसी तो जुनाइशा की आंखों से मतवातर आंसू गिरने लगे। अरे मुंह में गुनगुनियां डाल रखी हैं क्या? इस गुमनाम मुल्क के नक्शे का नाम तो बता दो। असफन की तेज आवाज दोबारा उसके कानों से टकराई। असफी खबरदार, मेरी बेटी को तंग मत करो। नसीम बेगम ने तंबीही लहजे में असफन को घूरा तो वो जुज़बुज़ सा होकर बुड़बुड़ाया। तंग तो आपकी चहीती ने मुझे कर रखा है। बहुत तंग हो ना मुझसे। जा रही हूँ मैं कभी वापस ना आने के लिए। वो रुंधी हुई आवाज में सब कुछ छोड़ छाड़ कर लंबे लंबे डग भरती हुई किचन अबूर कर गई। ऐसफन बेटा, नाराज कर दिया उसे। अब जाकर मनाओ उसे। कैसे रोती हुई गई है मेरी बच्ची। नानो ने उसे खशमनाक नजरों से घूरते हुए लताड़ा। मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी उस मासूम का दिल तोड़ने की। अब के नसीम बेगम का गुसीला लहजा उसे सर झुकाने पर मजबूर कर गया। ज्यादती है आपकी भाई। मुनज़्ज़ा के साथ साथ नूरुलैन ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। और क्या असफी भाई, जुनाइशा बेचारी तो मुझसे सुबह ही सुबह ऑमलेट की तरकीब पूछ रही थी। इतनी मोहब्बत से तो कोई जहर भी पिलाए तो वो भी पी लेना चाहिए। अब जाकर देखो तो सही, जोना सचमुच तो जाने की तैयारी नहीं कर रही। नसीम बेगम की दुहाई पे वो झट से उठ खड़ा हुआ था। प्लीज जोना, अब बस भी करो। मैं सॉरी कर रहा हूं ना। वो इल्तिजा आमेज लहजे में सूसू करती जुनाइशा से मुखातिब हुआ। तुम्हारे सॉरी करने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे तुम। वो खासी उजलत में अपने कपड़े बैग में ठूंस रही थी। असफन के तीसरी बार सॉरी करने पे दुरुस्तगी से बोली, तो फिर किसे पड़ेगा फर्क। वो बेचारगी से बोला, शायद तुम्हारी नूरुलैन को पड़ जाए। जुनाइशा का अंदाज खासा जला कटा था। एक बेसाख्ता मुस्कुराहट ने असफर न्याजी के लबों को छुआ। अहमक लड़की, वो भाई कहती है मुझे। क्या समझी? भाई कहते हुए उसकी जुबान की लड़खड़ाहट तुमने सुनी तो हो ना। जुनाइशा ने खासी बेदर्दी से आंसू साफ करते हुए असफन को बावर करवाना चाहा। इतनी खूबसूरत आंखों से इतनी बेदर्दी। वो उसकी बात सुनी अनसुनी करके नरम लहजे में उसके हाथ हटाते हुए बोला, छोड़ो मुझे। अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी। वो खासे तीखे लहजे में उसके हाथ झटकते हुए बोली तो असफर ने सर्द आह भरी। खलूस के बंदों में एक खामी है अदम। सितम ज़रीफ बड़े जल्दबाज होते हैं। सच तो यह है कि तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। वो भराई हुई आवाज में बैग की जिप बंद करते हुए एक झटके से सीधी हुई। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है। तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। असवंत उसके भीगे भीगे से चेहरे पर नजरें जमाकर ठहरे हुए लहजे में बोला, और वो नूरुलैन, वो तो आइडियल है ना तुम्हारी। वो जुनाइशा का गरजता हुआ लहजा असफन को तपा गया। अहमक लड़की, बात यह है कि जब नूर ने इस घर में कदम रखा तो मैंने तुम्हारी आंखों में रकाबत के साए देखकर प्लान तरतीब दे डाला। जूना, मैं तुम्हें सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता था कि ये जिम्मेदारियां बोझ नहीं होती, मोहब्बत का इजहार होती हैं। और जब तुम मोहब्बत को इजहार बनाकर मेरे सामने आई तो जानती हो मुझे तुम पे कितना प्यार आया था। आखिरी जुमला कहते हुए असफन का लहजा खासा शोक था। तुम बहुत खराब हो असफी, भला ये सब करने की क्या जरूरत थी। उसने शाकी नजरों से घूरा। अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो तुम्हारी चाहत के रंग कैसे देख पाता। असफन ने हौले से उसके माथे पे बिखरी लट को छुआ। अच्छा, अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। वो खजल से बाहर निकलने के लिए पर तोड़ने लगी तो वो एकदम से उसके सामने आ गया। सुनो कि अब गुलाब देंगे, गुलाब लेंगे। मोहब्बतों में कोई खसारा नहीं चलेगा। असफी, जिस स्पीड से तुम धड़ाधड़ शेर उगल रहे हो इससे साबित होता है कि प्रैक्टिस होती रही है। जुनाइशा के बेसाख्ता रिमार्क्स दरवाजे की ओट में खड़ी मुनज़्ज़ा और नूरुलैन को खिलखिलाने पे मजबूर कर गए। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? असफर ने बौखलाए लहजे में इस्तफसार किया। भाई, हम तो एक ताज़ा खबर सुनाने आए थे। वो दोनों राजदारी से बोलते बोलते आगे बढ़ी। कौन सी खबर? दूसरी तरफ मुतजस्सिस होकर यकजुबान पूछा गया। मामू और मुमानी कल रात पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मुनज़्ज़ा ने झट से इत्तला दी। मगर क्यों? जुनाइशा ने बमुश्किल हैरत का इजहार किया। ताकि तुम दोनों के तमाम झगड़े निपटा दिए जाएं। नानो ने कमरे में दाखिल होते हुए रिसान से कहा। ए असफी बेटा, तू जुनाइशा को रखना नहीं चाहता। तो जुनाइशा यहाँ रुकना नहीं चाहती। सो मैंने सोचा है कि तुम दोनों के झगड़े को सिरे से खत्म कर डालूं। कौन सा झगड़ा? कैसा झगड़ा? कहाँ का झगड़ा? नानो, आपको गलत फहमी हुई है। भला हम दोनों लड़े कब थे? क्यों जोना? असफर ने गुमसुम सी जुनाइशा का कंधा हिलाया तो वो जैसे होश में आ गई। और नहीं तो क्या दादो, हम भला लड़ सकते हैं। जुनाइशा ने अपने छलकते आंसुओं को झट से साफ करते हुए असफन की तायीद की।
नानो प्लीज अब समझ भी जाए ना, असफर ने इल्तिजाइया लहजे में कहते हुए उनके गले में बाहें डाली। ए खूब समझती हूँ मैं तुम दोनों को, इसीलिए तो एहसान को फ़ोन किया है कि पहली फुर्सत में लाहौर पहुंचो, ताकि मैं अपनी जुनाइशा को हमेशा के लिए इस घर में ले आऊं। दरवाजे की चौखट पर कदम रखती हुई नसीम बेगम ने नानो की बात को आगे बढ़ाया तो सबकी हंसी में असफन का नारा बुलंद हुआ, मामा जिंदाबाद। जुनाइशा लबों पे धीमी मुस्कान सजाए अपनी चाहत के रंग से जिंदगी के मंजर को धनक रंगों की तरह सजा हुआ देख रही थी। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।